हे गाइस, दिस इज़ लक्ष्य एंड आज हम करेंगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र चैप्टर 1। इस चैप्टर की 2 वीडियोस हैं। ये पहली वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो इंडिया में रहने वाले लोग थे उनके लिए भी एक नए एरा की स्टार्टिंग हुई थी, जो कि पूरा इंस्पायर्ड था एक नए मकसद से। उससे पहले जब ये ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तब हमारे इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी चल रही थी, पॉवर्टी थी बहुत ज़्यादा और इलिटरेसी थी। तो 1947 में एक मार्च चलाई गई टू ओवरकम दिस इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, और जो अनपढ़ लोग थे उनको कम से कम करा जाए, और जो उस टाइम पे लार्ज स्केल पे बीमारी चल रही थी उसको हटाया जाए, और जो सोशल इनइक्वालिटी हो रही थी, जात पात में जो भेदभाव हुआ जा रहा था और इनजस्टिस हो रहा था उसको हटाया जाए। तो जो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, वो एक फ़र्स्ट स्टेप था जिसमें हमने एंड करा था ब्रिटिशर्स का। बट जो सेंचुरीज़, जो सदियों से हमारी जो पिछड़ापन चलता आ रहा था उसको ओवरकम करना अभी भी बाकी था, और जो प्रोमिसेस हमसे फ्रीडम फाइटर्स ने किए थे वो भी अभी पूरे होने बाकी थे। और लोगों की होप, जो लोगों की उम्मीद जगी हुई थी, वो भी काफ़ी इंथुसियास्टिक थी। तो जो टास्क था नेशन बिल्ड करने का, वो किसने उठाया था? इंडिया के लोगों ने और लीडर्स ने। वो काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने ये, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये सक्सीड करा था। और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने फेमस स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसने दी थी, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी। और ये कब दी थी? 14 अगस्त, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जनरली मतलब यही है कि इंडिया को हमें कैसे डेस्टिनी तक पहुंचाना है। और ये जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दी थी ये जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, याद रखिएगा। तो जो स्टार्टिंग से जब ये लीडर्स थे, जो लोग थे जो इंडिया को आज़ाद कराने के उसमें थे, इन्होंने आउटलाइन ड्रॉ करी थी कुछ वैल्यूज़ की जो कि हमें इंडिया को देनी थी, जो कि क्या थी? नेशनलिज़म, सेकुलरिज़म और डेमोक्रेसी। और जो गोल्स थे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और सोशल चेंज के। और ये जो इन सब वैल्यूज़ में जो मेजर रोल प्ले होता है वो जवाहरलाल नेहरू का होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आइडियाज़ आगे रखे जिनसे डेवलपमेंट हुई और जो कि आगे जाके लागू हुए। तो अब बात करते हैं बेसिक गोल्स की। तो जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है वो ये था कि इंडिया के जो लोग हैं उनमें यूनिटी बनी रहे, एक स्ट्रेंथ रहे, एक यूनिटी रहे, जो कि हमें जो आगे जाके इंडिया का नेशन बिल्ड करना था उसमें, उसकी प्रोसेस में हमें मदद करे। और जो सेकंड गोल था वो ये था टू बिल्ड अप एंड टू प्रोटेक्ट द नेशनल स्टेट। हमें नेशनल स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना है डेवलपमेंट की और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बट इन दिस रिस्पेक्ट देयर वाज आल्सो अ सेकुलर विजन, कि हमें सेकुलरिज्म को देखते हुए भी चलना है कि हाँ, कोई भी एक रिलीजन को फेवरेबल ना किया जाए, सबको इक्वल मिलना चाहिए सब कुछ। तो जो नेशन के लीडर्स थे उन्होंने एक सेकुलर सोसाइटी बिल्ड करी, और वो बिना किसी डर के कि उस टाइम पे जो पार्टीशन हो रहा था या जो दंगे फसाद हो रहे थे, वो बिना किसी डर के उन्होंने एक सेकुलर सोसाइटी और स्टेट खड़ी करी। ये भी जो इंडिया का रेवोल्यूशन था वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी ला रहा था। जो इंडिपेंडेंट इंडिया था वो अपनी एक लेवल अप होने लग गया, इकोनॉमिक क्लाइंब करने लग गया एक लो लेवल से हाई लेवल पे। और जो टेक्नोलॉजिकल और प्रोडक्टिविटी जो लेवल्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के, वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ने लगे और काफ़ी ज़्यादा उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो जो ये इंडियन इकोनॉमी थी ये एक इंटीग्रल पार्ट बन गई थी वर्ल्ड इकोनॉमी का। और ये सेल्फ रिलायंस मतलब खुद के ही उस पे दम पे, मतलब किसी और कंट्री की इकोनॉमी पे निर्भर ना होके खुद के ही दम पे ये, और सब ऑर्डिनेशन टू द मेट्रोपॉलिटन इंटरेस्ट और डोमिनेशन बाय फॉरेन कैपिटल, ये खुद के ही दम पे हमें बनानी थी।
तो 1955 में जो नेशनल इकोनॉमी है वो बेस्ड हुई थी किस पे, इंडिजीनियस इंडस्ट्री पे। और ये हमारा यही मकसद था कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे बढ़े, वो हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उनसे और जो हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्री है उनसे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज़। हम अपनी कंट्री को ही आगे लाएं। जो अब बात हो गई इकोनॉमी की, अब हमें इसको साथ में लेके चलते चलते हमें सोशलिज्म को भी साथ में लेके चलना है। तो जो सोशल सीन था वो भी एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा था। लोअर कास्ट मूवमेंट हुई सेवरल पार्ट, काफ़ी जगहों पे इंडिया के कई भागों में लोअर कास्ट मूवमेंट हुई, जो कि एक गांधी जी ने कैंपेन चलाया था अनटचेबिलिटी का, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कि ये जो छुआछूत और भेदभाव हो रहा है, ये जो जात पात में, ये सब ना रहे, जो कास्ट सिस्टम है वो हट जाए। बट अभी भी कास्ट सिस्टम कुछ डोमिनेटेड रूरल सोसाइटीज़ में और अनटचेबिलिटी अभी भी है इंडिया में। और जो लोअर कास्ट हैं वो अभी भी इस बात से, जो मेल डोमिनेटेड कास्ट वगैरह हैं, ये अभी भी इस बात से ऊपर नहीं उठ पाई हैं कि हाँ जो मेल को ज़्यादा वो दी जाए और वुमेन को कम। तो इस बात से अभी भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ अभी भी इसी उसमें हैं। और जो पॉलीगैमी है मतलब जो पॉलीगैमी थी हिंदूज़ और मुस्लिम में कि एक से ज़्यादा शादी करना, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह से, कि वुमेन के पास कोई राइट नहीं है इनहेरिटेंस के लिए या कोई डाइवोर्स के लिए राइट है, ऐसा कुछ भी अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। फॉर इंडियंस इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस वर द नॉर्म इन 1951। जो गरीबी और इग्नोरेंस है ये एक नॉर्म बन चुकी थी इंडियंस के लिए 1951 में। और सिर्फ 20% मेल्स जो थे और 7.9% फीमेल्स जो थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी सारे अनपढ़ थे उस टाइम के। जो फाउंडर थे इंडियन रिपब्लिक के और जो लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने इनोवेशंस, 2 मेन इनोवेशंस तैयार करी। पहली क्या थी, टू बिल्ड अ डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन सोसाइटी कि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी तैयार करें, सिविल सोसाइटी तैयार करें अमंग इलिटरेट पीपल, जो अनपढ़ लोग हैं उनके बीच। और दूसरी थी टू अंडरटेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन आ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब एक डेमोक्रेसी तो लेके चलना ही चलना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चलनी है लेके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ। और वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल टास्क फेसिंग द लीडरशिप वाज टू फर्दर डेवलप द डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस। और जो मेजर पॉलिटिकल टास्क था वो था हमें डेवलप करना था डेमोक्रेसी की कॉन्शियसनेस, किसमें, लोगों में, जो कि उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जो जब हमारा फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे हमें जो था डेमोक्रेसी के लिए हमें कॉन्शियस करना था लोगों को कि हाँ लोग जानें, क्योंकि उस टाइम पे भी काफ़ी लोग राइस बोल थ्योरी पे विश्वास रखते थे कि जो गरीब आदमी है अंडर डेवलप्ड कंट्री का, वो एक बोल ऑफ राइस में ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट ज़्यादा है उसका, रेदर देन द डेमोक्रेसी। और वो ये मानता था कि डेमोक्रेसी उसको किसी भी हालत में कुछ खाने के लिए या पहनने के लिए या ओढ़ने के लिए या कुछ घर वगैरह नहीं प्रोवाइड करेगी, तो वो डेमोक्रेसी से ज़्यादा राइस बोल थ्योरी वहाँ पे मानी जाती थी। फर्दर इट वाज रियलाइज्ड दैट द गिवन इंडियन डाइवर्सिटी, जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो कंसिडर्ड नहीं होती थी एक अच्छे उसके लिए, कि हाँ जो गवार, जो वैसे लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे सही। तो हमें और डेमोक्रेसी को कंसिडर करके चलना था एक असेंशियल ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। हमें डेमोक्रेसी को एक सोशल चेंज लाने के लिए भी कंसिडर करके चलना था। ये भी रियलाइज़ किया गया कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो यूनिटी हमें बना के रखनी है इंडियन पीपल्स के बीच में, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव रिक्वायर हैं।
वो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल चाहिए जो कि डेमोक्रेसी पे विश्वास रखें और वैसे हमें साथ में रहें, यूनिटी बनाए रखें, अलग अलग ना हो जाएं। तो वैसे लोग भी हमें चाहिए थे, ऑब्जेक्टिव्स उसके लिए भी रिक्वायर्ड थे। और एक गरीबी हटाओ स्लोगन चला था, इंदिरा गांधी ने चलाया था 1971 में। ये पूछा जा सकता है सवाल, तो इसको याद रखें। इंदिरा गांधी ने गरीबी, क्योंकि गरीबी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, तो इसके लिए एक स्लोगन चलाया गया था, गरीबी हटाओ 1971 में, जो कि फुलफ़िल कर रहा था एक्सपेक्टेशंस को जो कि चलती आ रही थी, वैल्यूज़ जो इंडियन नेशन के लिए चलती आ रही थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रहा था। ये 1971 में चलाया गया था। और उसी टाइम पे, सेम टाइम, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसको भी एकम्प्लिश करना था, कि जो ये सारे टास्क हैं वो साथ की साथ हम लेते हुए चलें, कि हाँ कुछ भी पिछड़ा हुआ ना रह जाए, कुछ भी, या कोई इलिटरेसी ना रहे, पॉवर्टी ना रहे, इन सब को हटाना था। तो नेक्स्ट है अब ए ट्रबल डेमोक्रेसी। तो 1947 में काफ़ी इंडियंस और फॉरेनर्स के अपने अपनी राय आई, अपने अपने क्रिटिक्स आए और अपने अपने डाउट्स आए कि इंडिया जो है उसमें ऐसी एबिलिटी है कि वो डेवलप कर जाए, या वो इस जो ये स्थिति चल रही है स्ट्रगल की, फ्रीडम स्ट्रगल की, वो इसको इवन सस्टेन भी कर पाएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी राय आए, काफ़ी सारे क्रिटिक्स आए, क्योंकि जो इंडिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा वो रिलीजियस बेस्ड था, कास्ट बेस्ड था, लैंग्वेज, ट्राइबल डाइवर्सिटीज़ थी, पॉवर्टी थी, सोशल मिजरी थी, काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था, और वेल्थ में काफ़ी पुअर था इंडिया उस टाइम पे। सोशल स्ट्रक्चर नहीं था कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके राय और सबके लोगों के मन में यही आ रहा था कि इंडिया जो है वो अब नहीं बचेगा, इंडिया अब इसके बाद समाप्त हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा। बट जो रीजनल पार्टीज़ थी वो भी आना शुरू हो गई 1960s में, और ज़्यादा आने लग गई 1980s और 1990s में। और वो ये कहने लग गई कि इंडिया का जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, इंडिया अब टुकड़ों में बिखर जाएगा, और इंडिया अब जैसा पहले था वैसा बिल्कुल नहीं रह पाएगा। उन्होंने ना वॉर्स का बताया कि वॉर जो चाइना की पाकिस्तान की वॉर हुई थी उस टाइम पे उसके बेस पे उन्होंने कहा, और जो जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी उस टाइम पे, उस बेसिस पे उन्होंने कहा, असैसिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी का, उस बेसिस पे था, और जो कास्ट को और लैंग्वेज को लेके और वायलेंस चल रही थी उस बेसिस पे, और नक्सलाइट अपस्प्रिंग्स हो रहे थे। काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे ये आधार बनाया गया कि हाँ अब इंडिया नहीं बच पाएगा, अब इंडिया पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो काफ़ी सारे लोग थे जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे उनको हम कैसेंड्रास कहते थे। तो कैसेंड्रास, पीपल हु प्रिडिक्ट फ्यूचर, वो लोग जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग जब इमरजेंसी लग गई थी तब वो यही मान रहे थे कि हाँ अब परमानेंटली एक इलिप्स आएगा और नहीं कुछ भी बचेगा, और जो पहले जैसा चल रहा था वैसा कुछ भी नहीं रहेगा और सब ख़त्म हो जाएगा, इंडिया अब नहीं बच पाएगा। और जो लेफ़्ट विंग सेप्टिक्स थे उन्होंने भी ये माना कि कोई सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल डेवलपमेंट अब पॉसिबल नहीं है किसी भी कोई भी वॉयलेंट रेवोल्यूशन के। उन्होंने ये माना कि कोई भी अब सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकती यहाँ पे बिना किसी वॉयलेंस के। फिर उन्होंने आर्ग्यू करना स्टार्ट करा, एंटिसिपेट करना स्टार्ट करा कि हम एक पीजेंट बेस्ड रेवोल्यूशन ला सकते हैं, जैसे कि चाइना में आई थी 1925 से 1949 के बीच में, या हम एक वर्क एंड पीजेंट बेस्ड रेवोल्यूशन ला सकते हैं जैसे कि रशिया में आई थी 1917 में। बट इन अर्ली 1970s जो काफ़ी सारे ऑब्जर्वर थे और राइटर भी थे उनमें काफ़ी सारे,
होम मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने प्रिडिक्ट करा उन्होंने ये प्रिडिक्ट करा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो अब कन्वर्ट हो जाएगी रेड में, खून खराबे से। और जो ये इसका जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ रिच फार्मर्स जो हैं उनको मिलेगा, और जो छोटे उस पे कद पे काम कर रहे हैं पीजेंट्स या फार्मर्स लैंड पे, उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, और उनके उसमें एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट ही आएगी। और जो और ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो है वो लेस पेसिमिस्टिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बन के रह गया है, और पज़ल करा इंडिया की सक्सेस को कि इंडिया अब नहीं हो पाएगा, इंडिया नहीं बन पाएगा और इंडिया नहीं उठ पाएगा अब, क्योंकि काफ़ी सारे इनएडुकेसी और लैंड रिफॉर्म्स थे। काफ़ी सारे लोग लैंडलेसनेस हो गए थे, बेघर हो गए थे काफ़ी सारे लोग, और काफ़ी स्लो रेट चल रहा था इंडस्ट्री में ग्रोथ का। नेशनल इनकम नहीं थी, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही थी, और जो इनइक्वालिटीज़ थी वो बढ़ रही थी, कास्ट ऑपरेशन बढ़ रहा था, डिस्क्रिमिनेशन, औरत को लेके डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था औरत और मर्द में, और एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार चल रहा था। इन्वायरमेंटल काफ़ी बेकार हो रखा था उस टाइम पे, डिग्रेड हो रखा था पूरा, और ह्यूमन राइट एब्यूज़, काफ़ी सारी चीज़ों को देख के उन्होंने ये पज़ल करा कि क्या इंडिया अब ऊपर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। हाई लेवल ऑफ करप्शन हो रखा था। तो जो ये लोग थे ये काफ़ी हद तक सही भी थे कि हाँ अब कैसे ही हो पाएगा। जो इनके डूम थे, प्रोफेट्स ऑफ डूम, वो रॉन्ग थे, बट क्वाइट ऑफन दे वर ट्रू। और उसी टाइम पे एमरजेंसी लागू हो गई थी, एमरजेंसी भी थी, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी थी, तो ये लोग मान रहे थे कि अब इंडिया कैसे उठ पाएगा। सो दिस इज़ अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1. नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून.